सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं पता चला। खबर यह है कि इंतखाबात की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लेकिन ये मौसम का असर है या फिर कोई बेयकीनी का चक्कर कि सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम में वो तेजी नहीं आ सकी। सिर्फ पीपल्स पार्टी मैदान में दिखाई देती है। बिलावल भुट्टो तो सीधे नवाज शरीफ पर लफ्जी वार करने लगे हैं। एक इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि नून लीग ने तासुर दिया ये है कि जैसे सब कुछ इनके लिए करवाया जा रहा है। इनका बहुत अच्छा जलसा हुआ। इस जलसे को हुए 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन नून लीग फिर अवाम के पास नहीं जा रही। बिलावल ने कहा मियां साहब को यह अंदाजा है कि वो चौथी मर्तबा वज़ीर आज़म बनेंगे, लेकिन अगर इन्हें यकीन होता तो वो इलेक्शन मुहिम तो चलाते, मुस्कुरा तो देते। इनका चेहरा तो हर वक्त ऐसे उतरा हुआ है जैसे देख कर मुझे तो नहीं लगता कि ये वो आदमी है जो समझता है कि वो चौथी मर्तबा वज़ीर आज़म बन रहा है। बिलावल का कहना अपनी जगह, मगर नवाज शरीफ को रिलीफ दर रिलीफ तो मिल रहा है। मुकदमात के बाद ताहयात नहली खत्म हुई। आज नैब ने शरीफ खानदान के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस की इंक्वायरी भी बंद कर दी, लेकिन फिर भी नून लीग की इंतखाबी मुहिम में कोई गर्मजोशी नजर नहीं आ रही है। यहां तक कि नून लीग अब तक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं कर सकी। सीट एडजस्टमेंट का मामला भी अटका पड़ा है। जराए की खबर है कि IPP से मामला तय हो गए हैं, मगर अभी तक नून लीग की तरफ से तस्दीक या तरदीद नहीं आई। MQM से इत्तेहाद चल रहा है, मगर मुस्तफ़ा कमाल शहबाज शरीफ के मुकाबले में दस्तबरदार होने को तैयार ही नहीं। नून लीग की ख्वाहिश क्या है, सियासी हिकमत अमली क्या है, इसी से आगाज़ करेंगे और बात करेंगे। हमारे साथ अरशद वोरा साहब हैं, मुत्तहिदा कौम नून के रहनुमा हैं। अरशद वोरा साहब, कहाँ तक मामला पहुँचे हैं? नून लीग के साथ तमाम सीट एडजस्टमेंट पर फाइनली डिसीजन हो गया है या अभी तक होना बाकी है किसी सीट पर? एंड इट इज़ वेरी पॉजिटिव, काफ़ी पॉजिटिव वे में हुआ है और इंशाअल्लाह ताला कुछ चीजें रह गई हैं जो कि मैं समझता हूं कि मैक्सिमम आइदर बाय टुमारो और डे आफ्टर टुमारो क्लियर हो जाएगा सब कुछ। और मुस्तफा कमाल साहब वाला मामला, शहबाज शरीफ भी वहीं से जाते हैं इलेक्शन। देखें, यही मैं आपसे कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला अभी हम फाइनल स्टेजेस पर हैं और मामला जो है काफी पॉजिटिवली, एज आई सेड, काफी पॉजिटिवली आगे बढ़े हैं। प्रोग्रेस काफी पॉजिटिव हुई है और इंशाअल्लाह ताला आइदर बाय टुमारो और डे आफ्टर टुमारो यू विल हैव द डिसीजन, जो कि हमारी कमेटी है जो और हमारे जो हाई अप्स हैं दे आर डिस्कसिंग, और इंशाअल्लाह ताला ये बड़े पॉजिटिव वे में फाइनलाइज होगा। सर, कुछ तो आप बता सकेंगे कितनी सीट्स पर एडजस्टमेंट की बात हो रही है, कितनी पर चीजें कंफर्म हो गई हैं, कहां भी चीजें बाकी हैं? जहां पर भी हम समझते हैं कि MQM का वोट बैंक जो है वो कदरे थोड़ा सा कम है, तो वहां पर डेफिनेटली उन एरियाज में वी विल सपोर्ट PMLN, और फिर उसके बाद उसकी जो प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स हैं उस पे जो है हमारे कैंडिडेट्स होंगे। तो सिमिलरली वाइस वर्सा पूरे सिंध में इसी तरह हो रहा है कि जो सिंध के दूसरे शहर हैं, चाहे मीरपुर खास हो या नवाब शाह हो, तो हर जगह पर हमारी बातचीत हो रही है। और जैसा मैंने कहा कि इट इज इन प्रोग्रेस, देयरफॉर मैं अभी कोई ऐसी बात ऐसी कर नहीं सकता जब तक कोई हतमी फैसला ना हो जाए, और मैंने आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला बाय डे आफ्टर टुमारो इट विल बी डन। सर, कितनी सीट्स के हवाले से बात हो रही है? 3 से 5, 5 से 7, इस तरह तो बता सकते हैं आप? 3, 4, 5 व्हाटएवर इट इज, जो है हमें ये भी तो देखना ना। देखिए, हमारा अपना भी तो वोट बैंक है ना। इस शहर में MQM 16-17 सीटें जीत चुकी है पहले माजी में। ये तो पिछले चंद साल थे जिसमें बहुत सारे मुश्किल मराहल से MQM गुजरी है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो मराहल ख़त्म हो गए हैं, तमाम जो है जो धड़े थे वो भी एक हो गए हैं, और आवाम को भी जो है अब ज़रूरत MQM की ही है, क्योंकि MQM के ही दौर में, MQM का जब दौर रहा है तो कराची शहर के लोगों को डिलीवरेंस उसी वक्त मिली है जब MQM की हुकूमत रही है या MQM वाज इन पावर। तो अब आवाम का भी साथ है, लोग, हमारा यूनिफिकेशन भी हो चुका है। तो देयरफॉर वी आर एक्सपेक्टिंग कि इंशाअल्लाह ताला हम कराची से 14 से 17 सीटें दोबारा हासिल करेंगे। और सर, प्रोविंशियल असेंबली में कितने से कितनी सीट्स की बात हो रही है? देखिए ना, नून लीग ज़ाहिर चाहेगी, मिसाल दे रहा हूँ कि वो चाहेंगे जी 7 सीटों पर हो जाए, लेकिन आप कह रहे होंगे चलें 2 सीट्स, तो उस लिहाज से तो आप बता सकते हैं ना, इतने से इतने के दरमियान कहीं बातचीत चल रही है?
प्रोविंशियल देखिए मेरा अपना ख्याल ये है कि प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स पर जो है नून लीग का इतना इंटरेस्ट नहीं होगा, और डेफिनेटली जब नून लीग सिंसियरली सपोर्ट करने आ रही है एमक्यूएम को, एमक्यूएम के साथ एक अलायंस में जा रही है, तो नून लीग वुड डेफिनेटली सपोर्ट मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपने मैक्सिमम नंबर्स को लेकर आना चाहेगी, ताकि अगर जो है जीडीए के साथ अलायंस होता है, जेयूआई के साथ अलायंस होता है, तो ये इत्तेहाद जो है ये इस पोजीशन में हो कि ये मुस्तकबिल करीब में हुकूमत बना सके, सिंध गवर्नमेंट की हुकूमत, जिसके ऊपर आप सब के इल्म में है कि 15 साल पीपल्स पार्टी ने जिस तरह से हुकूमत की है, 22,000 अरब रुपए जिस तरीके से उन्होंने खर्च किए हैं, जो कि नजर नहीं आते कहीं, तो अवाम जो है उससे तंग है। और डेफिनेटली अभी आपने कल शायद आपने देखा भी हो कि किस तरह की धमकी आमेज जो है वो शिकारपुर में वो उनका एक कैंडिडेट है, वो कह रहा है कि अगर 8 को वोट नहीं दिया तो 9 को हम देखेंगे, आप लोग क्या करते हो। तो अगर इस तरह की धमकी आमेज, ये तो इन्होंने पूरा अपना एक, जिसको कहते हैं ना, एक तरफ तो वो सिस्टम है जो ब्यूरोक्रेसी वाला सिस्टम है, एक तरफ दूसरा सिस्टम है जो आप सुनते हैं कच्चे के डाकुओं का सिस्टम, दूसरी तरफ जो है ये डराना धमकाना। तो ये फिर दे वांट के ये जो है ना सिंध जो है इनकी रियाया बन जाए, और इनकी रियाया हमेशा के लिए बनी रहे। वोरा साहब, अगर पीपल्स पार्टी के बगैर सेंटर की गवर्नमेंट भी ना बन सकी, जिस तरह हमने पीडीएम वाला दौर देखा है, तो फिर आई डोंट थिंक सो कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस दफा इतनी सीटें ले सकेगी। इन पर्टिकुलर मैं पंजाब की बात करूंगा कि पंजाब में भी पीपल्स पार्टी जो है वो इतनी सीटें नहीं ले सकेगी, केपीके में सीटें नहीं ले सकेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है वो अपने आप को एक अच्छी अपोजिशन में देख रही है। लेकिन वो तो पहले भी यहाँ सीटें नहीं ले सकी थी, मगर फिर भी वो कहते हैं हमने बनवाया था शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म। वो तो पीडीएम के वक्त उन्होंने बनवाया था ना। अब पीडीएम कोई थोड़ी, अब तो इलेक्शन हो रहे हैं ना, और आप जिस तरीके से देख रहे हैं, जो सियासत देख रहे हैं, डू यू थिंक के मुस्तकबिल में जो है अलायंस बने और ये पार्टियां जो है मिलकर हुकूमत करें? इट्स वेरी डिफिकल्ट। जो डिफरेंसेस अब आ गए हैं, जिस डिफरेंसेस के तहत इलेक्शन लड़े जा रहे हैं, जो लीडरान की स्पीचेस हैं, तो वो मैं नहीं समझता कि मुस्तकबिल करीब में पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का कोई अलायंस होगा। अगर पीएमएलएन का कोई अलायंस होगा तो फिर जो है वो जेयूआई भी हो सकती है, जीडीए भी हो सकती है, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट डेफिनेटली। तो इन पार्टियों के साथ अलायंस होने से भी मैं समझता हूँ कि पीएमएलएन हुकूमत बना सकती है डेफिनेटली। अरशद वोरा साहब, अभी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने जो रात गए एक कन्वेंशन में जो बातें की कि जी ये ना हो कि मामला फिर उस तरफ जाएं, और अगर एमक्यूएम ने बायकॉट कर दिया तो फिर वो कुछ नहीं चलेगा, फिर मामला नहीं होंगे, तो अचानक इस वक्त में ऐसा ऐलान क्यों कर दिया उन्होंने? देखें, ये जो है ना मिसकम्युनिकेशन हुई है, प्रेस में जो है वो मिसलीडिंग है। अगर जिस प्रेस ने ये लिखा है, जिस अखबार में ये खबर आई है, उसने आगे उसके क्वेश्चन मार्क भी डाला हुआ है, तो वो अखबार वाला खुद भी क्वेश्चन मार्क डाल रहा है कि विल एमक्यूएम बी डूइंग द बायकॉट ऑफ द इलेक्शन। ऐसा नहीं है। खालिद मकबूल साहब और पूरी जो है हमारी सीनियर लीडरशिप, तमाम कन्वीनियर्स एंड डिप्टी कन्वीनियर्स एंड सीनियर डिप्टी कन्वीनियर्स क्लियरली कह चुके हैं कि हमने ये इलेक्शन लड़ना है, और ना सिर्फ इलेक्शन लड़ना है, अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम लड़ेंगे भी। हमने लड़ना है, इस दफा हर तरीके से लड़ना है, हमने अपनी कमजोरी कहीं भी नहीं दिखानी है। मगर अरशद वोरा साहब, जनवरी 2023 में आपने बायकॉट किया कराची हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शंस का, तब से अब सूरत हाल में फर्क क्या आया है? जो आपके खदशात तब थे, क्या वो दूर हो गए? जी बिल्कुल। देखें, ये अचीवमेंट है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का ही तो है कि आपने 53 यूनियन काउंसिल्स जो हैं वो बाजियाब करवाई कराची के लिए। अगर एमक्यूएम उस इंतखाबात का बायकॉट नहीं करती, और ये 53 यूनियन काउंसिल जो है ये अगले इलेक्शन में किसके काम आएंगी? ये इस शहर के काम आएंगी, इस शहर की आवाम के काम आएंगी। और अगर ये देखें, ये तो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन ही आर्टिकल 10A के तहत अगर आप देखें तो जब सिंध गवर्नमेंट जो है उसने नोटिफिकेशन एक निकाला कि जो हल्का बंदियां हैं, डिलिमिटेशन है, वो गलत हुई हैं बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन से पहले, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि वो इलेक्शन करवाने ही नहीं चाहिए थे। जब खुद सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि डिलिमिटेशन गलत है, जब डिलिमिटेशन गलत थी तो एमक्यूएम ने प्रिंसिपली एक चीज तय की कि अगर हमने आज स्टैंड नहीं लिया तो ये फिर 50, हमारी तो 75 की डिमांड थी, इन्होंने बहरहाल 53 किया।
और बल्दियाती इंतखाबात के एग्जैक्टली आफ्टर 1 वीक और 10 डेज उन्होंने 53 यूनियन काउंसिल्स कराची की बढ़ा दी। और जो बल्दियाती इंतखाबात हुए उसमें जिस तरीके से 3-4% की जो है वोटिंग हुई है तो आप सबके सामने है, 3-4-5%। मगर मैं अपनी मिसाल हमेशा देता हूं कि मैंने भी इलेक्शन लड़ा था बल्दियाती, मैंने 36,000 वोट लिए थे। आज उसी हल्के में 3,500 वोट लेके जो है वो एक आदमी जो है चेयरमैन बन रहा है। तो ये इंतखाबात तो ना हुए ना फिर। मगर वो 3,500 वोट लेकर चेयरमैन बन रहा है और उसके पास तमाम बल्दियाती इख्तियारात हैं, फंड्स हैं। मेयर कराची इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है और वो बल्दियाती सतह पर जाकर आज वो सड़कों की, गलियों की मरम्मत, सीवरेज का काम, पानी का काम वो करवा सकता है। तो आपने एक बहुत बड़ा एडवांटेज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया और उन्होंने सीटें जीती। जमात इस्लामी भी दोबारा रिवाइव कर रही है। देखिए, आपने कहा करवा सकता है, कर तो नहीं रहा ना। नियत अगर इनकी होती तो 15 साल पूरी गवर्नमेंट इनके पास रही, 15 साल से बल्दियाती हुकूमत इनके पास रही। अगर इनकी नियत होती तो ये करवाते ना। आज आप बात कर रहे हो, अभी तो इनको मेयर बने हुए पता नहीं कितने महीने हुए, गटर के ढक्कन तक तो लगा नहीं सके। अच्छा। हर थोड़े दिन बाद तो एक बच्चा जो है गटर में बाई इलेक्शन कैसे जीत जाता है जी? बाई इलेक्शन पीपल्स पार्टी कैसे जीत गई? बाई इलेक्शन भी तो यही 2-4 हजार वोटों पे जीती है ना। देखिए, बाई इलेक्शन एक गवर्नमेंट बैठी हुई है जिस तरीके से इन्होंने आज हमें इस इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन में हमें जो है अपने आप को बहुत ज्यादा विजुअल रखना पड़ेगा, विजिलेंट रखना पड़ेगा, हमें अटेंटिव रहना होगा। क्योंकि पीपल्स पार्टी ने 15 साल में जिस तरीके से अपने मोहरे बिठाए हैं, 15 साल में जिस तरीके से इन्होंने कोटे के साथ ज्यादती की है, 5 लाख नौकरियां जो दी हैं, मैं फिर रिपीट करूंगा अपनी बात को कि 5 लाख नौकरियों के खिलाफ नहीं है, लेकिन उसमें जो 40% कोटा जो है सिंध अर्बन का, उसको मैं आपको कराची हैदराबाद के 2 लाख लोगों को नौकरियां देनी चाहिए थी। आप 3 लाख लोगों को अगर नौकरियां सिंध के अंदरूनी सिंध के दे रहे हैं तो उनका फिर डोमिसाइल आप जाली बनवा रहे हैं। और 2 लाख नौकरियां तो 5 लाख नौकरियां देके जिन लोगों को आपने आज अपने अपने मोहरे बना के, शतरंज के मोहरे बना के फिट किया है, लोगों को बिठाया है, तो दे आर डिपेंडिंग ऑन दैट, दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन द वोट फ्रॉम कि अवाम जो है आके निकलेगी और वोट देगी। अवाम के वोटों पे ये नहीं है। अभी आपको मैंने बताया कि अभी 2 दिन पहले, कल की बात है शायद, कि इनका कैंडिडेट जो है वो कह रहा है कि 8 को वोट नहीं दिया तो 9 को हुकूमत हमारी होगी, फिर मैं देखूंगा क्या करता हूँ मैं आपका। अच्छा अरशद गौहर साहब, एक मसला भी तो है, नून लीग की तरफ सब जा रहे हैं, बाप पार्टी के लोग गए, वैसे पार्टी छोड़कर भी उसमें शामिल हुए, इसी तरह आईपीपी के साथ मामला चल रहे हैं, काफ लीग के साथ चल रहे हैं, मौलाना साहब के साथ भी आप कह रहे हैं आगे चल के हो सकता है। तो इतने पार्टीज़ को ये ना हो कि नून लीग उनकी डिमांड्स जिस तरह आपकी होगी, फ़र्ज़ कीजिए कि जी डायरेक्टली आप बल्दियाती जो हुकूमत है उसको आप फंड्स दें, उसके लिए वो फिर 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी, वो आ ही ना सके, या दूसरे जो हैं वो इतराज़ कर दें, दूसरी पार्टीज़, उनको भी तो उनको साथ लेकर चलना पड़ेगा। अगर आपकी मैं बात मान भी लूँ, चूँकि वैसे तो पीपल्स पार्टी दावा करती है कि उनके बगैर हुकूमत बन ही नहीं सकेगी, क्योंकि वो भी बलूचिस्तान में रोड्स बना रहे हैं, वो भी मौलाना साहब को अपने साथ मिला सकते हैं, देयर स्टिल इन द रेस। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि अगर नून लीग मेजॉरिटी अपने साथ आपको मिलाकर दीगर जिनके साथ सीट रिस्पेक्ट कर रही है ले भी जाती है, तो सबको साथ लेकर चलना मुश्किल नहीं हो जाएगा? देखिए, ये जो बल्दियाती इंतखाबात हुए ना, इसको तो हम वैसे ही नल एंड वॉइड मानते हैं, ठीक है ना। और जहाँ तक नून लीग का ताल्लुक है, नून लीग पर जो है हमें एतमाद इसलिए है कि इस कराची में ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम में पहली दफ़ा अगर किसी ने ग्रीन लाइन सर्विस दी थी तो वो नवाज शरीफ साहब ने दी थी, ठीक है। पीपल्स पार्टी ने जितने वादे किए, पीपल्स पार्टी ने जिस तरह 15 साल हुकूमत की, कराची को, हैदराबाद को उन्होंने दिया किया, उन्होंने कराची को और हैदराबाद को जियोग्राफिकली जो है वो कटिंग करते रहे, वो चाइना कटिंग जियोग्राफिकली करते रहे कि किस तरीके से मैनेज करके वो डिस्ट्रिक्ट उनका हो जाए। कराची के 4 डिस्ट्रिक्ट के उन्होंने 5 किए, 5 के 6 किए, 7 किए। तो इस तरीके से जो है अगर कागजों पे पीपल्स पार्टी भी सब क्रेडिट लेती है, इलेक्ट्रिक बसेस का भी क्रेडिट लेती है, अब वो लियारी नदी को उन्होंने बेहतर कर दिया उसका भी क्रेडिट लेती है। तो बस तकफुल्ला, पीपल्स पार्टी के ही दौर में S3 मंसूबा जो था जिस पे अरबों रुपए खर्च हुए, आज वो जो है पता नहीं रद्दी की टोकरी बन गया है, कहाँ चला गया है, जिसपे कई सैकड़ों अरब रुपए खर्च हुए हैं उस पे, वो मंसूबा पता नहीं कहाँ चला गया। पीपल्स पार्टी की ही आप बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी का मुझे कोई मंसूबा, आप कह रहे हैं इलेक्ट्रिक बसें, वो 20 इलेक्ट्रिक बसें लेके आए, कराची नीड्स 2000 बसेस, कराची के लिए 20 इलेक्ट्रिक बसें लेके आए, जो कि 20 की 20 आज जो है वो उनके जो मरम्मत खाना होता है, वो मैकेनिकल स्टोर होता है, वहां पे खड़ी हुई हैं। और ये जो 100-200 बसें हैं, कराची का ये हल नहीं है। 20,000 अरब रुपए लेकर अगर आप कराची को चंद 100 बसें दे दोगे तो दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। आज भी कराची में लोग बसों की छतों पर सफर कर रहे हैं। आप देखें, आपको जो नजर आता है, आप कह रहे हैं कि मुर्तजा वहाब डिलीवर कर देगा, मुर्तजा वहाब डिलीवर करे,
हम अगर वो डिलीवर करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन इनकी ना नियत है ना दे कैन डू इट। आपको जो है एक शारा फैसल पे अगर थोड़ा सा रंग रोगन करा के उसको ठीक कर देंगे तो कराची में कोरंगी भी है, औरंगी भी है, नाजमाबाद भी है, गोलीमार भी है, मलीर भी है, लांडी भी है। आप इन गलियों में जाएं तो आपको पता चलेगा सीवरेज का पानी कई सालों से जो है नहीं गया। लोग मस्जिदों में जाते हैं तो अपने पायचे ऊपर करके जाते हैं और दोबारा मस्जिद में जाके वजू करते हैं। तो ये चीजें जो है, ये चीजें आप लोगों का तो काम है, आप लोगों ने पहले भी किया है। एंड आई नो यू वेरी वेल दैट यू हैव डन इट बिफोर। आप इलाकों में जाते हैं, आप जाके दिखाएं तो सही इलाके, तो पता चले असल कराची क्या है। लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी कोशिश होती है ना आए, ताकि आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस पर दे सकें। बिल्कुल, जब आप दिखा रहे हो ना, जब आप ये जो इलाके मैंने बताया वो दिखा रहे हो तो फिर उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू लीजिएगा। जब आप जो है औरंगी और कोरंगी और मलीर में जो है सर बुरा हाल है, मिनी बसों की छतों पर मजदूरों को जाते हुए देख रहे हो, मेरी बात छोड़ दीजिए, दिखा के उनसे फिर पॉइंट ऑफ व्यू। बैनुल-अक़वामी सतह पर कहा जाता है कराची जो है बड़े शहरों में, बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो सबसे गुजारने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए बुरे शहर माने जाते हैं, उनमें उसका नाम आता है। इतना दुख होता है, यकीन करें, बाकी दिली दुख होता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची भी नहीं, पाकिस्तान, उसके बारे में, हमारे मुल्क, हमारे वतन, हमारे देश के बारे में बार इस तरह की बात हो रही हो। ये वो शहर है गरीब परवर शहर, रूसुल बिलाद, रोशनियों का शहर। हर कोई पूरे पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी कोई आता है तो कराची का रुख कर लो जी, आपको रोजगार मिल जाएगा, वहां कोई भूखा नहीं सोएगा। ये तो कराची के बारे में मशहूर है अब भी। अच्छा, अब तो स्ट्रीट क्राइम और जो भी आप बात कर लें वो वहां पर हमें मसाइल नजर आते हैं। ये बताइए कि नून लीग के साथ ये पहली दफा नहीं आप जा रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि इलेक्शन से पहले ही पहली दफा साथ चलने का ऐलान हो गया है, ताकि जी जो भी वज़ीर आज़म नून लीग की तरफ से नामजद होगा, जो कि वो नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, उसको भी आप सपोर्ट करने का अभी से ही कह दिया गया है। पहले में और अब में क्या फ़र्क है? पहले हमेशा, अब से चंद दिन पहले भी जब ये इत्तेहाद नहीं हुआ था तो हमेशा MQM ये कहती रही कि किसी ने भी हमारी, यानी तहरीक-ए-इंसाफ के साथ भी जिन उम्मीदों के साथ गए नहीं पूरी हुई, PDM का साथ दिया, लिख कर एग्रीमेंट किया, गारंटर शहबाज शरीफ साहब थे, नहीं बात बन सकी। उससे पहले नून लीग, पीपल्स पार्टी, नहीं बात बन सकी, काफ लीग के साथ नहीं बात बन सकी। अब क्या फ़र्क है कि नून लीग इस दफ़ा डिलीवर कर सकेगी आपके मुतालबात, जो कि वही नज़र आता है 18वीं तरमीम में कुछ तब्दीली करनी होगी कि आप बजाय इसके कि आपको सूबे से फंड्स मिले, बल्दियाती सतह पर बराह रास्त विफाक जो है वो फंड्स दे रहा हो। देखें, आपने खुद अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इस वक्त बल्दियाती हुकूमत हमारी नहीं है, ठीक है ना। हम जो है अपने लिए नहीं लड़ रहे, हम पूरे पाकिस्तान के एक सिस्टम के लिए लड़ रहे हैं। हमने जो है एक सिंगल पॉइंट एजेंडा रखा था और हमने कहा था कि ये आर्टिकल 140A को डिफाइन करके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दें, हम आपके साथ हैं। नवाज शरीफ साहब ने जो है PMLN ने इस चीज़ को एग्री किया। उन्होंने कहा कि आपकी ये चीज़ें सही हैं, इसको थोड़ा फाइन ट्यून होने की ज़रूरत है, लेकिन ये एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक बात है। तो हम तो वो बात कर रहे हैं जिसमें जो है, जिस तरीके से वफाक ने 15 साल में 20,000 अरब रुपए दिए सिंध गवर्नमेंट को, हम तो ये चाहते हैं कि NFC अवार्ड की तरह PFC अवार्ड, जो कि पीपल्स पार्टी ने एक भी नहीं किया, PFC अवार्ड होने के बजाय डायरेक्ट उसी NFC के थ्रू, उसी सेम फार्मूले पर, जिस फार्मूले के तहत NFC से पैसे मिलते हैं, वही फार्मूला एप्लीकेबल हो उस पे सूबों पे। और जो है PSP अवार्ड जो है उसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें कि जिले सतहों पर, डिस्ट्रिक्ट की सतहों पर, टाउन की सतहों पर, यूनियन काउंसिल की सतहों पर उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आए। और फिर एक मोहल्ले वाला, एक यूनियन काउंसिल वाला जो है वो फिर यूनियन काउंसिल का चेयरमैन जो है वो अपनी आवाम को सर 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी, पानी नहीं आ रहा, 2/3 अक्सरियत मिल सकेगी फिर सेनेट में भी, वहां तो तहरीक-ए-इंसाफ की मेजॉरिटी हो जाएगी। अब अगर इलेक्शन होते हैं वहां पर फिर सभी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जो है ना ओपन हो जाएंगे। पता चल जाएगा कि कौन सही तरीके की जमहूरियत चाहता है और कौन पैसा बटोरना चाहता है, कौन चाहता है कि पैसा सेंट्रलाइज होके जो है एक ही शख्स की जेब में आए, और कौन ये चाहता है कि फिर उसके बाद तो फिर अवाम की नजर में सब जो भी इस फैसले के अगेंस्ट होगा, जो फैसला अवाम के लिए बेहतर है, उस फैसले को अगर कोई नहीं मानेगा तो इसका मतलब ये है कि वो करप्ट है और वो ये चाहता है कि जो करप्शन 15 साल की है वो कंटिन्यू। मगर सर नून लीग को पंजाब में जितना अरसा मिला, आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी को नहीं मिला। उन्होंने जिस तरह का बल्दियाती निज़ाम इंट्रोड्यूस किया, आप समझते हैं नहीं, जब उनके पास इख्तियार था उन्होंने वो नहीं किया, अब वो आपके लिए कर देंगे? देखिए, ये तो MQM ने इनिशिएटिव लिया है ना। MQM ने ओपनली, पब्लिकली MQM ने कॉन्फ्रेंस कॉल की थी, MQM ने जो है उसमें तमाम पार्टियों को बुलाया था, इवन PTI के लोग भी जो आए थे उसमें। PII जो है, ये जो कौन सी पार्टी है जहांगीर तरीन साहब की, ये लोग भी आए थे और इन लोगों ने सबने एग्री किया था
कि यही वाहिद एक सॉल्यूशन है इस पाकिस्तान को ठीक करने का, पाकिस्तान की आवाम की तरक्की का, यही एक वाहिद फार्मूला है। When everybody is agreeing to मैं it, आपसे एग्री करता हूं सर। ये तो हम भी कहते हैं, पूरी दुनिया में ये फार्मूला सबसे अच्छा है कि आप बल्दियाती नुमाइंदों को, लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करते हैं, लोगों के मसाइल वहां हल करते हैं, जबकि फेडरल गवर्नमेंट लॉज के लिए होती है, मुल्क को डायरेक्शन देने के लिए होती है। ये रोजमर्रा के काम जो होते हैं लोगों के बुनियादी, वो इस तरह नहीं हो सकता। वो लाखों को वोट लेकर जो आएगा वो लाखों लोगों के मिल भी नहीं पाता। मुझे नहीं पता कि हमारे हल्के का जनाब MNA उससे किस तरह मिल सकता हूँ, MPA से किस तरह मिल सकता हूँ। अच्छा, सेनेटर गौस नियाजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है जी। सेनेटर साहब, बिलावल साहब फरमा रहे हैं क्यों उतरा हुआ चेहरा है मियां नवाज शरीफ साहब का, क्यों नहीं वो आ रहे, निकल रहे, जलसे कर रहे? ये बिलावल के अंदर का बिलावल बोल रहा है जिसको पता है कि मैं वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। वो खामखा मियां साहब का चेहरा माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है और वो बिल्कुल अच्छे खुशबाश हैं। और बिलावल को ये भी पता है कि नेक्स्ट वज़ीर आज़म जो है वो नवाज शरीफ साहब बनने वाले हैं। सारे सर्वे रिपोर्टें, लोगों को भी एक कशिश, इस तरह जब से 21 अक्टूबर का जलसा हुआ है और ज़्यादा लोग शामिल हुए हैं, तो उसके बाद फिर बिलावल की परेशानी तो फिर जाहिर है इस पे है। बहरहाल उसको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। एक तो उम्र में बड़े हैं और पीपल्स पार्टी एक मैच्योर सियासी जमात है, तो उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो कुछ सियासी बजाय इसके कि उसका चेहरा उतरा हुआ ये हो, ये तो चलो हम PTI से कहते हैं कि वो इस किस्म की बातें करते थे, अब ये भी वही बातें करने लगे हैं। असल में ये इस तरह बातें करके जो PTI का वोट बैंक है, दूसरे जो हमारा एंटी जो मुस्लिम लीग नून है, वो वोट जो है वो सिक्योर करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए वो कह रहे हैं। वरना 16 माह तो हमारे मियां साहब इस बात पर साथ रहे। ये तो बात वाज़ेह है कि मियां साहब इस पर इतने खुश नहीं है जिस तरह IPP को साथ मिलाना पड़ रहा है, काफ लीग को जिस तरह मिलाना पड़ रहा है। ज़ाहिर है नून लीग चाहेगी कि भाई अपना, उनके पास हर जगह उनके पास कैंडिडेट है, ये तो उनको एडजस्ट करना पड़ रहा है, कुछ वादे जो निभाने पड़ रहे हैं, कुछ दबाव है जिसकी वजह से करना पड़ रहा है, और शायद इस वजह से मियां साहब उतने वो खुश उस तरह नजर नहीं आ रहे। नहीं, ज़ाहिर है अब वो ये बात तो मियां साहब को पता है, हमें भी पता है, सबको पता है कि इस वक्त जो है मुल्क को जिस दलदल से, मौशी दलदल से निकालना है तो सबको साथ मिला के चलना पड़ेगा। देखो माजी में भी आपको याद होगा कि हमने एक इत्तेहाद IEI बनाई थी, 1985-88 में IEI बनी थी, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद अलायंस बनाया था। और कुछ उस हालात का फिर तकाजा होता है कि हमें अलायंस बनाने पड़ते हैं, और उसके बाद फिर जब हालात ठीक हो जाते हैं तो फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने जितने इलेक्शन लड़े वो रहते ही लड़े। तो यह थे, अब तो कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। ज़ाहिर है कंप्रोमाइज़ जब करता है खुशी से तो नहीं करता, कोई उसका एम होता है, कोई मोटो होता है, कोई मुल्क के रियासत को सामने रखना पड़ता है, तो ऐसी चीज़ें के लिए कुर्बानी देनी पड़ती हैं। लेकिन और कुर्बानी देनी फिर आसान नहीं है। देखो मेरे पास 30 सेकंड, आप दौड़ तो अपनी अपनी लगाए ना। जमहूरियत तो ये है कि सब अपना अपना एजेंडा लेकर जाएं, उसके बाद अलायंस करते रहें, यानी जब जो जीत कर आता है उसके साथ मिलकर हुकूमत बनाएं। यहाँ तो पहले ही ऐसे लग रहा है कि आप एक नेशनल गवर्नमेंट की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, उस नेशनल गवर्नमेंट, बिल्कुल ये तो नेशनल गवर्नमेंट की तो हमने पहले दिन से बात कर रहे हैं, जब से इलेक्शन की अनाउंस हुए हैं हम नेशनल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। और सारी सियासी पार्टियां जो हमने 112 पार्टियां मिलकर जो हुकूमत की है 16 माह, तो उसमें ये हमारे साथ थे। वजह ये थी कि जब तक एक तो हमारे नंबर पूरे नहीं थे, दूसरा ये था कि जब तक हम सबको साथ मिला के नहीं चलेंगे। और 16 माह की कारकर्दगी जो है वो बाज़ लोग हम पे तनकीद करते हैं कि ये 16 माह में आपने ये किया, वो किया, कुछ नहीं किया, ये ऊपर, तो वो सिर्फ हमें जिम्मेदार ठहराते हैं क्योंकि वज़ीर आज़म हमारा था। और जो पब्लिक से रिलेटेड वजारतें थी, मसलन गैस का मसला था, पेट्रोलियम की थी, या दाखिला की थी, या दूसरी खजाना की थी, महंगाई की आवाज़, लोग सारे हमें जो है ना जिम्मेदार ठहराते हैं कि इनकी वजह से। हालांकि उस पर तमाम सियासी पार्टी को इनपुट होती थी, हम को भी फैसला करते थे, तो तमाम सियासी पार्टी को बैठा के उनसे राय लेके जिस पे कंसेंसस होता था चलते थे, तो हमने तो जैसे तैसे पूरे किए। तो अब भी हम जरूरत है कि इस तरह सब मिलकर चले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सेनेटर गौस नियाजी साहब, मुस्लिम लीग अरशद वोरा साहब, मुत्तहदा कौमेंट के रहनुमा, आपने वक्त दिया सर, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अब आप देख सकेंगे न्यूज़ अपडेट्स, और उसके बाद बात करेंगे शरीफ खानदान के लिए एक और रिलीफ है, रिलीफ पर रिलीफ है। अब शरीफ ट्रस्ट केस भी जो है वो भी बंद कर दिया गया नैब की जानिब से, इस पर बात करेंगे। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो कुछ कहा है इस पर मजीद बात ब्रेक के बाद। अब पता चला। बरतानिया की सफ़ीर मिलती हैं मियां नवाज शरीफ साहब से, और मियां नवाज शरीफ के हमरा मरीम नवाज भी और शहबाज शरीफ साहब भी नज़र आते हैं।
इसी तरह से एक और मुलाकात होती है और वो होती है अमेरिका के सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान। अब दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों मुलाकातें तकरीबन एक ही वक्त में, एक ही दिन में आगे पीछे हो रही हैं और दोनों मुलाकातों के हवाले से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो भी एक जैसी हैं। वो है इंतखाबात के हवाले से कि 8 फरवरी को इंतखाबात में सब शामिल होने चाहिए और साफ शफाफ इंतखाबात से मुल्क आगे बढ़ सकता है, इस तरह की बातें। और दोनों ममालिक ने कहा कि हम मिलकर आगे चलने के ख्वाहिशमंद हैं। कमर ज़मान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सीनियर रहनुमा हमारे साथ हैं। कायरा साहब, ये जो मुलाकातें हैं, ज़ाहिर है कि दोनों ममालिक से पाकिस्तान के तारीख़ी ताल्लुकात हैं। इन मुलाकातों के बाद आप समझते हैं कि अब एक और श्योरिटी है कि पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं? उसामा साहब, सॉरी मैं नहीं समझ पाया कौन सी मुलाकातें। मैं क्योंकि जी अमेरिकी सफ़ीर की जो बिलावल भुट्टो साहब से हुई है और बरतानवी सफ़ीर की जो मुलाकात मियाँ साहब से हुई है। देखिए, ऐसे मौक़ों पे उसामा साहब जब इलेक्शन के दिन होते हैं या कोई अहम इवेंट होते हैं तो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और तरक्की याफ्ता ममालिक के जो नुमाइंदे होते हैं, सफरा होते हैं, ये मुलाकातें करते रहते हैं लीडरशिप से। ये ऐसी ही मुलाकातें हैं और अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात से श्योरिटी नहीं होनी चाहिए। हमें वैसे ही अपने सिस्टम्स के ऊपर भी एतबार करने की जरूरत है। और अब इलेक्शन ना होने की कोई वजह नहीं है। इलेक्शन होने की वजूहात तो सारी हैं, ना होने की कोई वजह नहीं है कि अब शक किया जाए कि इलेक्शन होने में कोई तामुल है, कोई वजह है। मुझे तो कोई वजह नजर नहीं आती। जी बिल्कुल सही। लेकिन वो जो बात बिलावल भुट्टो साहब ने भी की है, एक तो सेनेट की करारदाद जिस तरह आई उस पर भी बात आ गई। फिर मियाँ साहब के बारे में बिलावल साहब ने दिलचस्प कुछ जुमले कहे कि जी वो उनके चेहरे से नहीं लग रहा, ना वो कोई एक्टिविटी कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी यकीनन मैदान में नजर आ रही है और काफ़ी अरसे से भरपूर तरीके से, कभी कहीं जलसा, तो पंजाब पर भी बड़ा फोकस पहले से ज़्यादा नजर आ रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर उनको यकीन भी है कि मुझे बनना है तो चेहरे पर तो कोई मुस्कुराहट हो, वो नहीं नजर आ रही। देखिए उसामा साहब, मसला ये है कि मियाँ साहब के बारे में गुफ्तगू तो एक सियासी मुखालिफ के बारे में गुफ्तगू सियासत इन दिनों में होती रहती है ना। जी जी, वो तो ठीक है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज वो नजर नहीं आ रही, वो वाला। लेकिन इलेक्शन के इनकाद न हो, मियाँ साहब को अपने जीतने के ऊपर यकीन नहीं होगा, इलेक्शन का इनकाद नहीं होना, ये मुझे तो समझ नहीं आती। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इस पे खड़ी है, पाकिस्तान की अवाम भी इस बात पे खड़ी है, इलेक्शन कमीशन भी इस बात पे डिटरमिन्ड है, हम भी सारे डिटरमिन्ड हैं। और ये जो रेजोल्यूशन हुआ है, ये तो एक फजूल सी शरारत थी जो अपनी बहुत मर गई। और मैं समझता हूँ कि इस शरारत को भी बुनियादी तौर पे मीडिया के अंदर ये बहुत ज्यादा डिबेट हो गई। क्योंकि करारदाद की हैसियत क्या होती है? 12 मेंबर्स ने करारदाद पास की, अगर सारी सेनेट करारदाद पास कर ले तो भी उसकी कोई लीगल बाइंडिंग तो नहीं होती। तो इसको जितना डिबेट किया गया उतना इस पे अनसर्टेनिटी पड़ी, एक ऐसी कैफियत बनी कि पता नहीं क्या होने जा रहा है, कोई वजह नहीं है। हाँ, पाकिस्तान में गैर यकीनी की सूरत हाल जरूर रही। कुछ लोगों का, जमातों का ये ख्याल था और है कि हालात ऐसे हैं, सिक्योरिटी की सूरत हाल खराब है और उस सूरत हाल की खराबी की वजह से इलेक्शन डिले किए जाए। पहले ये डिबेट थी कि जी मुल्क की इकोनॉमी बड़ी खराब है, उसको ठीक करके फिर इस पे इलेक्शन की तरफ जाया जाए। लेकिन सवाल तो साहब ये है ना जी कि इकोनॉमी खराब है, यस, वो एक मसला है। लॉ एंड ऑर्डर खराब है, यस, एक मसला है। पाकिस्तान के अंदर महंगाई है, एक मसला है, यस। तो सियासत एक मसला नहीं है, इलेक्शन कोई मसला नहीं है, इलेक्शन मसाइल का हल है। इलेक्शन के जरिए अवाम के मुंतखब नुमाइंदे चुने जाएं और उन नुमाइंदों पे मुश्तमिल हुकूमत बने और वो अवाम की ताईद से, उस ताकत से फैसले करके मुल्क को इस बुरानों से निकाले। ये तो मसाइल का हल हुआ, ये मसाइल की वजह तो ना हुई। ये जो कहा जाता है कि जी पहले ये ठीक कर ले, लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर ले, फलां ठीक कर ले। 2007 में कितने हालात खराब थे, बहुत ज्यादा। उस वक्त हम इलेक्शन में गए, हम धमाके हो रहे थे, क्या इलेक्शन रुक गए? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद असैसिनेट हो गई, लेकिन वो भी हम तो उस वक्त भी कह रहे थे कि इलेक्शन कराओ, लेकिन उस वक्त के हुक्मरान ने वो चालाकी करते हुए 40 दिन का इलेक्शन का इल्तवा कर दिया। लेकिन आपको याद होगा पीपल्स पार्टी की तरफ से मुतालबा था कि शेड्यूल चेंज न किया जाए। हम समझते हैं कि इलेक्शन की जो तारीख है ये पहले ही लेट है। अगर इमरान खान पिछले साल मई में 6 या 5 मई को जब हमारे मुज़ाकरात हो रहे थे
पीटीआई की टीम और गवर्नमेंट की टीम के अगर इमरान खान उस वक्त हकदर्मी का मुजाहरा ना करते तो जुलाई में असेंबलियां डिसॉल्व होनी थी और अक्टूबर में नया इंतखाब हो जाना था और अब तक नई हुकूमत इंस्टॉल हो चुकी होती। इमरान खान साहब ने अपने लिए भी गड्ढे खोदे हैं, इस मुल्क की सियासत के लिए भी गड्ढे खोदे हैं, उसमें खुद भी गिरे हैं और मुल्क को भी डेडलॉक में फंसाया हुआ है। तो ये अनफॉर्चुनेट हुआ है। अच्छा कार साहब, जो कि आपने जो जवाब उसमें दे ही दिया, इस सवाल में भी बड़े बड़े जो हमारे तज्जियाकार हैं, एंकर्स हैं, टीवी पर आते हैं, ज़ाहिर है एक ओपिनियन उनका होता है तो उससे एक राय तो बनती है और वो हमारे जो अहम हल्के हैं वो उनकी खबर रखते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जी देखें ये तो माहौल ऐसा है, मुल्क में बना हुआ है, कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे, ऐसा माहौल है तो पहले इकोनॉमी को बेहतर करें। आपने वैसे उस तरह की बात कर दी है, तो सर ये बातें ऐसी तो नहीं होती हैं। आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि इस तरह हम कितने अरसे तक डिले करेंगे या हम इंतजार करते चले जाएं कि हालात बेहतर होंगे, फिर तो कभी भी पहले देखे ना उसामा साहब, पहले आप इलेक्शन के जरिए नई हुकूमत की तश्कील करेंगे, वो हुकूमत अवाम की ताईद से आएगी, वो आके फैसले करेगी, अवाम उन फैसलों के साथ खड़े होंगे तो मसाइल के हल की तरफ चलेंगे, लोगों को कॉन्फिडेंस देंगे तो मसाइल की तरफ चलेंगे। अगर अनसर्टेनिटी को आप और ज्यादा बढ़ा देते हैं, फर्ज करें वर्स्ट कम वर्स्ट अगर इलेक्शन इल्तवा में चला जाता है तो क्या होगा? इलेक्शन के इल्तवा के साथ ही ये तासर गहरा हो जाएगा और लोगों में बेयकीनी, गैर यकीनी की सूरत और गहरी हो जाएगी। इस अदम यकीनी से हमारी इकोनॉमी भी और बैठ जाएगी, हमारे मुल्क के अंदर फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाएगी। क्या होगा? ये तो मैं समझता हूँ, ये बात समझने की जरूरत है कि ये सियासत के खिलाफ एक साजिश है। जो भी कोई करता है, जो भी कोई इसको आर्गू करता है कि पहले इकोनॉमी को ठीक करो फिर इलेक्शन कराओ, पहले लॉ एंड ऑर्डर ठीक करो फिर, ओ भाई इलेक्शन के जरिए मसाइल हल होते हैं, मसाइल हल करा के इलेक्शन नहीं कराते। और अगर इलेक्शन और जमहूरियत, वो जरा ये भी बीच में कर देना फ्री साहब, एक छोटा सा सर अगर इलेक्शन और सियासत मसला है तो उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हमने तो मसाइल तो पैदा नहीं करने ना सर। पाकिस्तान तो बना ही नहीं है। हाँ जी, पाकिस्तान तो बना ही इस चीज के थ्रू था सर। अच्छा, मैं तो यही कह रहा हूँ, मेरा तो आर्गुमेंट ये है कि ये मसाइल का हल है। हाँ जी सर, लेकिन दो चीजों पर सर मुख्तसर राय, आपका वक्त बड़ा कीमती है। एक तो ये कि ये कहते नहीं चूंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन का माहौल नहीं बन रहा इसलिए ये आर्गुमेंट दिया जाता है। दूसरा ये कि हम पाकिस्तान का सफीर कभी जाकर कहेगा अमेरिका या बरतानिया में इलेक्शन हो रहे हैं या जो भी कमेंट करें, ये कहीं सर हमारी कमजोरी है कि हम अपने सिस्टम इदारे उस तरह मजबूत नहीं कर सके कि अब बाहर की दुनिया को हमें मुलाकातें करके भी या इस तरह की बातें उनमें एजेंडा हो रहा था। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हम तो इस तरह जाकर नहीं करते क्योंकि हमें उनके सिस्टम को पता है कि जी उसने चलना है। मगर उनको ये बातें एश्योरेंसेज, उनका भी पाकिस्तान ज़ाहिर एक अहम मुल्क है और उनको बड़ी पार्टी से मिलना है और वो भी एश्योरेंस अपने मुल्क में भी दे रहे होते, नहीं जी बिल्कुल हमने भी बात की है, चीज़ें ठीक चलेंगी। उसामा साहब, ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है, यही हमारे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है, सबक है कि दुनिया में जो कौमें बावकार तरीके से जीती हैं, अच्छे फैसले करती हैं, दुनिया में कामयाब कामों की दलालत करती हैं, वो डिक्टेशनें नहीं लेती। हमारे जैसी कौम जो भिखारियों की तरह हर साल अगर हम पैसे ना मांगे तो हमारे मुल्क में कोहराम मच जाए, हमें कर्जे ना मिले तो हम बर्बाद हो जाएं, ये ऐसी कौम की कैफियत हो गई। किसने की, क्यों की, छोड़ दीजिए, आज है। और उसके बाद दुनिया हम पे एतबार नहीं करती। कभी हम जहाद शुरू कर देते हैं, कभी हम मतलब कभी जहाद के खिलाफ मुहिम में किसी का साथ देना शुरू कर देते हैं और दुनिया हम पे एतबार नहीं करती। ऐसी सूरत में जब आप खुद एक कमजोरी का मुजाहरा कर रहे हो, आपस में तनाज़ुआत का शिकार हो, तो फिर यकीनन दीगर कौमें आपके घरों के मसाइल में आ जाती हैं। जिस घर में खुशहाली और अमन होता है, घर के लोग इत्तेफाक से रह रहे होते हैं, उस घर में दीगर लोग आके बदाखलत नहीं करते। और जहाँ घरों के अंदर भाई लड़ रहे हो, फैमिली लड़ रही हो, वो कितनी बड़ी हो, बाहर के लोग आके समझाते हैं, हाँ भाई इस तरह ना करो, ये बेहतरी का तरीका है। और सर हमारे साथ है। बिल्कुल कार साहब, मैं आपसे 100% मुत्तफिक हूँ। और जब ये बाहर की ताकतें हमें इस्तेमाल करने की कोशिश करें तब भी हमारा भी कहीं कसूर है ना, हम माजी में इस्तेमाल होते रहे, वो अपना नेशनल इंटरेस्ट देखेंगे। कसूर है, 100% कसूर है, कोई दूसरी राय नहीं। अगर दूसरे हमें आके डिक्टेशन करें और हम उनकी डिक्टेशन ना कबूल करें, अगर हम अपने घर में खुशहाल हो, अगर हम अपने असूलों पे खड़े हो, तो कौन आके डिक्टेट करेगा? अपने मसाइल खुद ही हल करें तो उससे अच्छा क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कारा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, आपने हमें वक्त दिया। जहांगीर
आईनी और कानूनी माहिर हैं, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं, उन्होंने मैं ज्वाइन किया है। जहांगीर जद्दुद्दीन साहब, अभी मियां नवाज शरीफ साहब का हमने देखा, यानी उन समय जहांगीर तरीन साहब, उनके ताहयात नहली ख़त्म हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, इसको बाय एंड लार्ज ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली कि चलें जी सब सियासतदानों के साथ ही ये होगा, आइंदा के लिए अब उनके लिए एक रास्ता खुल गया, खौफ था ख़त्म हुआ। लेकिन साथ ही अब नैब ने भी कर दिया कि जी वो जो शरीफ ट्रस्ट केस चल रहा था उसको भी बंद कर दिया। तो एक ये फ़िज़ा बन गई कि जब से मियाँ साहब आए हैं एक के बाद एक केस ख़त्म होता चला गया और एक टाइम लाइन सी नज़र आ रही है कि सब कुछ बड़ा अच्छा हो गया। ये कहा जा रहा है कि रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है कि जो मियाँ साहब के साथ ज़्यादतियाँ हुई उनको रिवर्स किया जा रहा है। तो सर ये ज़्यादती करने वाले और फिर रिवर्स करने वाले ये एक ही होते हैं? ये तो देखो आपने बता दिया, इस पर जवाब देने की जरूरत ही नहीं है, आपने बता दिया तो मैंने तइद कर दिए। अच्छा अब देखे ना, नवाज शरीफ साहब को पहले त्यारा हाईजैकिंग केस में उनको प्रेशराइज किया गया, जज साहब को, जाफरी साहब को, जी इनको आप डेथ सेंटेंस दें। उन्होंने कहा जी आप खुदा का खौफ करें, अब डेथ सेंटेंस जो दिलवाने वाले थे उन्होंने कहा जी डेथ सेंटेंस तो नहीं बनती, किस तरह मैं एक बंदे को डेथ सेंटेंस दे दूँ इस केस में। तो वो उन्होंने लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी, फिर देखे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी, फिर वो ख़त्म हो गई, फिर वो वज़ीर आज़म बन गए। अब देखें ना, ये जो पोलिटिकली विक्टिमाइजेशन के लिए केस बनाए जाते हैं और जुडिशरी जो होती है हमारी बाई एंड लार्ज जो है, जो लोग केस बनाते हैं उनके साथ ही होती है। क्योंकि अगर सारी जुडिशरी को मैं नहीं कह रहा, लेकिन एक बीच में एक्सेप्शन ज़रूर है, लेकिन वो आलाकार ज़रूर बनते हैं इन चीज़ों के, किसी को भी एक ऐसे केस में। और जब आपकी नैब और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आप देखें, नैब के केसेस देखें, फिर जो केसेस बनाए जाते हैं पॉलिटिशियन पे वो देखें, इन सब को मिला के देखें तो इसमें से कोई क्रिस्टल क्लियर नज़र आता है कि केसेस जो है बनाए जाते हैं उसके लिए, जब नैब के लिए, तो फिर पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, तो फिर आखिरकार वही केस 1 बाई 1 करके ख़त्म हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, ये अब कब ख़त्म होंगी इनका हमें नहीं अंदाज़ा, लेकिन पिछले 76 ईयर से तो हम यही देख रहे हैं कि बस एक के खिलाफ बनाओ, फिर उसको छोड़ के दूसरे के खिलाफ बनाओ, तो यही खेल अभी तक चलता रहा है। जद्दुद्दीन साहब, जो माजी में आपने हवाला दिया, वो मुशर्रफ साहब के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था जिसको मियाँ साहब डिनाई करते थे, 10 साल के लिए आप सियासत से बाहर रहेंगे, वो करके वो गए और वो सारे मामला फिर ख़त्म हुए थे, और फिर हमने देखा कि एक दौर आया इफ्तिखार चौधरी साहब का, फिर चीज़ें हुई। अब इस तरह हमने देखा दोबारा यही सारा कुछ हो रहा है। आज अगर आप देख लीजिए तो एक तो केस है कि गाड़ियाँ ख़रीदने का, जो कि तोशाखाना से ली गई, जो अभी भी कानून शायद यही है, उस वक्त भी था कि गाड़ियाँ नहीं ली जा सकती हैं। उसमें हम देखते हैं जरदारी साहब भी हैं, नवाज शरीफ साहब भी हैं, और उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ गिलानी साहब भी हैं। अब दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इसी तरह तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के खिलाफ उसी तरह तोशाखाना के केस बन रहे हैं, उसी तरह से सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। यानी जो गवर्नमेंट में है, नैब कहने को इंडिपेंडेंट इदारा है, वो उनके केसेस भी खत्म करता है गवर्नमेंट के, उनके खिलाफ नहीं बनाता। जब तक तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट रही, कहीं कोई मालम जब्बा जितने भी हम सुनते थे, कुछ नहीं बन सका। खैर वो अब भी नहीं, और अब वो जैसे ही उनकी गवर्नमेंट जाती है तो ऐसे केसेस बनते हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। कि देखे ना, मियाँ साहब के खिलाफ अब भी तोशाखाना वाला जो अपना केस है वो चल रहा है, वो वाइंड अप नहीं हुआ। उसमें गिलानी साहब भी हैं, जरदारी साहब भी हैं, सबके खिलाफ जो है ये मोहम्मद बशीर साहब जो जज हैं, अल्लाह इनको लंबी उम्र दे और ये अपने काम करते रहे, इस तरह कर रहे हैं। तो सर वो काफ़ी दफ़ा उनको लंबी उम्र दे, लेकिन उनको एक्सटेंशन काफ़ी दफ़ा मिल गई है, उनके बगैर लगता है कि जब तक चल ही नहीं सकते। मेरा ख्याल है 2011 से है सर, अगर मेरी तस्वीर फरमा दीजिएगा। जी बिल्कुल, उनको जज जो है हमेशा 3 साल के लिए अपॉइंट होता है इस्लामाबाद के अंदर, नैब के अंदर, लेकिन उनकी कारकर्दगी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि उनको 4 दफ़ा एक्सटेंशन मिल चुकी है। और भाई हमें तो ये खतरा है कि अब वो 24 मार्च को रिटायर हो रहे हैं, तो रिटायरमेंट के बाद दोबारा ना उनको कॉन्ट्रैक्ट पे दोबारा ना लगा लें, कि उस जैसा हीरा जो है ना वो इतने वज़ीर आज़म किसी अदालत में नहीं पेश हुए होंगे। नहीं बिल्कुल, ये तो मैंने आपको उनको एक दिन कोर्ट में कहा था कि ये आपको बड़ा क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान के जितने पॉलिटिकल लीडर एलीट है वो सब आपके सामने पेश हुए हैं, और सब ने आपके सामने, चाहे वो यूसुफ गिलानी है, आसिफ जरदारी है, मियाँ नवाज शरीफ है, मरियम नवाज है, जो भी जितने भी एलीट है इस पॉलिटिकल पार्टी, तमाम अक्रॉस द बोर्ड, अभी जो पार्टी रहती थी पीटीआई की, वो भी सारे उनके सामने पेश हो रहे हैं। तो उनकी बड़ी जो है वो एक उनका रिकॉर्ड बन चुका है कि वो ऐसे जज हैं कि जिनके सामने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर पेश हुए हैं, और काफ़ी माशाल्लाह रिलीफ भी देते हैं। आपने देखा है कि वो जो भी काम होता है तो वो ठीक तरीके से करते हैं, उनको तरीके का पता है किस तरह काम करना होता है जी। तो अब इस तरह के हालात हैं, तो हो सकता है उनको आगे भी एक्सटेंशन मिल जाए कि वो काम ठीक करें। अच्छा सर, तो ये तो एक बहुत बड़ी, ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि जब आप एक केस बनाते हो, अब वही नैब के देखें ना,
उस वक्त सारी कह रहे थे ना कोई जज मानता था, ना कोई वकील मानता था, ना नायब के। अब नायब के वही प्रोसिक्यूटर जो है इमरान खान को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, यही प्रोसिक्यूटर मियां नवाज शरीफ साहब को, और हो सकता है 5 साल के बाद यही प्रोसिक्यूटर कहें जी वो इमरान खान के अलावा हमने गलत केस बनाया था। ये इनको कौन रोकेगा? कोई रोक सकता है इनको? जब रजीम आगे चेंज होता है या जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मामला अगर सेटल होते हैं तो फिर वो आके दोबारा ये काम करेंगे। तो ऐसा खेल है जो ना खत्म होने वाला है। ये फरमाइएगा कि ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो भी बड़ा एक खौफ में रहेगा कि उसका अमला ही पता नहीं क्या कर देगा जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा, नैब के पास वही गवाह चले जाएंगे। तो ये तो एक तलवार से लटकती रहती है कि आप अगर एक ख़ास लाइन पर चलेंगे तो ठीक है, उधर से इधर उधर होंगे तो एक तो कंट्रोल्ड, फिर इसका मतलब है सारी सियासत चल रही है पाकिस्तान में अभी भी। पाकिस्तान देखें ना, सारा हाइब्रिड रजीम है, कंट्रोल है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सिविलियन गवर्नमेंट के पास पावर ही नहीं है। सिविलियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है? सिविलियन गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या कर सकता है? वो तो बेबस होता है बेचारा। एक उसको एक ऐसा फील्ड लिया जाता है जिसमें कहते हैं आप ये खेलें और इससे अंदर इस क्रीज के अंदर ना आए। इस क्रीज के अंदर अगर आएंगे तो फिर आपको बात जो है ना माननी पड़ेगी, अगर नहीं मानेंगे तो फिर उसका खिलाफ कोई साजिश शुरू हो जाती है। अब तो मियां साहब के ऊपर तो कोई ऐसी कोई खतरनाक केस नहीं है। अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो आप समझते हैं वो एक बाख्तियार होंगे और वो डिसीजन ले सकेंगे अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं? देखें, केस खतरनाक बनाए जाते हैं। अगर ये केस बनाने चाहे तो मियां साहब के खिलाफ अगर इक़्तिदार में आए, अगर वो चाहें इक़्तिदार में ना रहें तो जो कुव्वतें होती हैं वो इक़्तिदार से लड़ा करती हैं, वो 2 मिनट में केस बना लेती हैं। उनके लिए क्या है केस बनाना? वो तो बकौल उनके वो सांस लेने पे भी केस बना सकते हैं कि आप सांस जो है इस स्पीड से ले रहे हैं, स्पीड से लेनी चाहिए। तो फिर आप बंदा क्या करे इसमें? तो जो हमारी सिविल एजेंसियां हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, इनको तो मतलब रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। लॉ के मुताबिक अगर किसी के केस बनता है तो बनाए, और ऐसा केस बनाए कि फिर ये ना कि आके जी 5 साल के बाद कोई एजेंसी जी हमने गलत केस बनाया था। अब मियां साहब किस पे डैमेजेस किससे रिसीव करें? जो नैब के इतना उनकी फैमिली को सफरिंग हुई है, अपनी बीवी को जो है अल्लाह उसकी बख्शिश करे डेथ बेड पे छोड़ के आए हैं, बेटी को सामने अरेस्ट किया है, क्या क्या उन्होंने मतलब तकलीफें। अगर वो केस सही थे तो अब किस तरह गलत हो गए? तो हम तो उसी वक्त कह रहे थे कि ये केस गलत है। वो खुद भी कह रहे थे कि मुझे पॉलिटिकल एक स्पेस श्रिंक किया गया है और मुझे हटाने के लिए, और ये जुल्म पाकिस्तान के साथ हुआ। जिन लोगों ने किया है ना उन लोगों की जवाबदेही नहीं हो सकती। सर जिन्होंने किया उनके थ्रू, अगर आप वो भी हालात थे वो भी वापस आ सकते हैं पाकिस्तान। अगर सर जिन्होंने किया उनके थ्रू ही आप उसको रिवर्स कर रहे हैं तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये भी तो मियां साहब पर है कि अगर तो उनके थ्रू ना करते, पहले हमने देखा वो जिनको क्रिटिसाइज करते रहे बाद में एक्सटेंशन भी दे रहे हैं, बाद में उनके साथ मिलकर आ भी रहे हैं, अब उनका नाम भी नहीं लेते। अब सिर्फ यह है कि रिलीफ मिल जाए बस ठीक है, उसके अलावा किसी की कोई बात ना करें। नहीं रिलीफ देखें, ये रिलीफ कोई आसान तो नहीं है ना। मिसाल के तौर पर आप हम पे कोई झूठा केस बनाता है और बाद में कहता है जी मुझे नदामत हो जाती है मैंने गलत काम किया था। तो अगर गलती मान रहे हैं या आके वो समझते थे कि हमने गलत, लेकिन उनका सबसे बड़ा इसमें फैक्टर ये है कि ये मियां नवाज शरीफ साहब की या किसी पॉलिटिकल लीडर की पर्सनल चीज़ नहीं होती। वो देखें ना, मुल्क के आज अवाम देखें 40% जो है आपकी इन्फ्लेशन है। अब आप एनर्जी की प्राइसेस देखें, बाकी जो हालात है एक आम आदमी के लिए, जो आपका कैमरा मैन है या इवन वो कैमरा मैन छोड़े, एक ऐसा जो लोग हैं जो जिनकी सैलरी 50,000 से लाख के दरम्यान है, तो आप देखें उनके लिए जीना इस मुल्क के अंदर मुश्किल हो गया है। वो क्या अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाएं, अदवायात खरीदें, उनकी किताबें खरीदें, हर चीज़ जो है वो इतनी महंगाई हो गई है। आप देखें बाकी खाने पीने की जो आइटम्स है, वो सब्जी देखें, पालक मेथी का आप रेट पता करें किधर जा रहा है, आज से 4 साल पहले किधर था और आज किधर है। तो हर चीज़ जो है ना, अगर पहले जल्दी वो दाल साग खा लो, आज तो दाल साग भी इतना महंगा हो गया कि बंदा खरीद ही नहीं सकता, उसे कुव्वत खरीद ही बाकी नहीं रही है। अगर वो बिल ले लाता है, एक लाइट जलाता है, उसका 5-5, 4-4 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। बंदे की सैलरी अगर 35,000 रुपये है, मैक्सिमम 32,000 रुपये सैलरी गवर्नमेंट नोटिफाई की एक लेबर की, तो उसका अगर 1-2 बल्ब जलते हैं उसका 3,000 रुपये बिल आ जाता है। वो गरीब तो सोच ही नहीं सकता कि वो हीटर इस्तेमाल करे सर्दी में, गीजर इस्तेमाल करे, गर्म पानी इस्तेमाल करे, या वो अपनी गर्मी के अंदर कोई अपना AC चला सके। ये तो आप सोचेंगे, ये तो एक प्रिविलेज क्लास की सहूलतें हो गई हैं। अब बहुत मुश्किल हो गया। तो सर एक ऐसे अब एक आम पाकिस्तानी के लिए एक ख्वाब सा लगता है। सर आखिर में ये बताएं कि मियाँ साहब जिस तरह से अब हम माहौल देख रहे हैं, ये भी हो रहा है कि जी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में केस चल रहा है, बंदा एयरपोर्ट आता है, उसके बाद जनाब फिर कहता है हमें तो पता नहीं किधर गया। वो कहते हैं जी CCTV फुटेज लेकर आओ। नहीं देखें, ये मैंने आगे भी बात की है, ये देखें, ये जो बिल्कुल सही बात होती है ना, अगर एक बंदे ने देखें थंब इंप्रेशन लेने हैं, वो मुल्क के किसी कोने से भी भेज सकते हैं, वो सिर्फ आइडेंटिफाई करना होता है कि जी बंदा यही है। मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, मैं गुजारिश करता हूँ। अच्छा मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मियाँ साहब समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई थी। आज जो कुछ हो रहा है,
क्या फिर मियाँ साहब को नहीं पता कि क्या हो रहा है? क्या उसके लिए तो वो तो एंजॉय कर रहे हैं, वो तो खुश हो रहे हैं कि उनके लिए रास्ता साफ किया जा रहा है। उसमें आज एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस था, आज जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कि उन्होंने कहा जी बंदा सामने लेकर आए, तो एफआई कहते हैं जी हमारे पास ही नहीं है, वो एयरपोर्ट से आया, पता नहीं किधर चला गया। बस ये बहुत बड़ी ज्यादती है कि जो है इसमें देखें ना, आप एक बंदे को, अगर मैं बाहर अभी पहले भी एक चैनल पे यही कहा है कि अगर किसी बंदे के खिलाफ केस बनता है उसको कोर्ट ऑफ लॉ में लेके आए, और खुदा के लिए अपनी जुडिशरी पे। सर आप तो कह रहे हैं, लेकिन हमारे मियाँ साहब जो जिन पर गुजर चुकी है अगर, तो वो तो इसका फायदा उठा रहे हैं, वो तो आज बेनिफिशियरी हो रहे हैं सारे। नहीं फायदा उनको क्या फायदा है इसका? एक देखे ना कि एक इंडिविजुअल बंदा अगर एयरपोर्ट से गायब हो जाता है, इसमें मियाँ साहब को क्या फायदा है? कोई फायदा है उनको? या उन्होंने कहा है उनके मुकाबले पर इलेक्शन लड़ने वाले कोई नहीं होगा सर, उनको फायदा नहीं? नहीं ऐसी नहीं इलेक्शन देखें, ये भी एक मैं आपको बात बता दूं, मैं खुद एक थोड़ा सा एक प्रोसेस में इन्वॉल्व रहा हूं इलेक्शन के। अच्छा, एक हल्के से पीटीआई के कम से कम 5 7 बंदों ने पेपर जदून साहब इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी सर। बहुत माजरत, क्योंकि बिल्कुल हेडलाइंस का बहुत शुक्रिया आपका जहांगीर जदून साहब, आपने वक्त दिया। कुछ ही देर में आप हेडलाइंस देख सकेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।